सर, मैं इसके साथ आपसे असहमत हूँ। सरकार अपनी जगह काम कर रही है। एक आम आदमी और आम नागरिक होने की जगह हम अपना काम करें। सरकार अपना बेहतर काम कर रही है, हम अपना बेहतर काम कर रहे हैं। सरकार को अपना काम करने देते हैं और हम थोड़ा बहुत जो भी हमसे और सरकार के साथ 26 चल रहा है। 2025 में स्पेशली मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। सच बताऊं ईमानदारी से, मैं उस जमाने से हूँ जहाँ पे पॉकेट मनी का सिनेरियो ही नहीं था। अच्छा। हाँ, हमें कोई पॉकेट मनी जैसी चीज नहीं मिलती थी। पॉकेट मनी जो कॉन्सेप्ट है हमारे टाइम पे नहीं था। तो हमें जो था वो मिलता था कि हमने मांग लिया, ऐसे आगे से पॉकेट मनी दी जाती थी और उस पैसे को हम थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके कुछ अगर कुछ लाए तो थोड़ा बहुत किसी को दे दिया, थोड़ा बहुत किसी को दे दिया। फिर उसके बाद देखो एक्चुअल में क्या है ना, प्रैक्टिकल अगर मैं बात करूं तो पढ़ाई के साथ जो थोड़ा बहुत मैं अर्न करता था, मैं उसको यूटिलाइज करता था समाज सेवा में। मैं पिताजी से पैसे मांग करके उसको समाज सेवा में कभी नहीं लगाया। जिन्हें सामाजिक कार्यों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आज सम्मान श्री देवांश विजय सामाजिक सेवा अगर सच्चे मन से की जाए तो उम्र मायने नहीं रखती। यही साबित कर दिखाया है कोटा के युवा सेवाभावी देवांश विजय ने। समाज सेवा को जीवन का उद्देश्य मानने वाले देवांश को गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन ने किया सम्मानित। देखते हैं खास रिपोर्ट। सेवा कोई औपचारिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि संवेदनशील मन से उपजी करुणा का वो भाव है जो समाज को एक नई दिशा देता है। कोटा शहर के गांधी जी पुल क्षेत्र निवासी देवांश विजय इसी सेवा भावना का जीवंत उदाहरण है। छात्र जीवन से ही देवांश ने समाज के दुख दर्द को अपनी पीड़ा समझते हुए हर जरूरतमंद के लिए आगे बढ़कर सहायता की। वृद्ध जनों की सेवा हो या बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता अभियान या फिर आत्महत्या जैसी गंभीर मानसिक समस्याओं से जूझ रहे युवाओं को जीवन की नई राह दिखाना, देवांश विजय हर मोर्चे पर सक्रिय नजर आए हैं। कोरोना काल की आपात परिस्थितियों में भी उन्होंने जरूरतमंदों की मदद के लिए मित्र, मार्गदर्शक और सहायक की भूमिका निभाई। आइए सुनते हैं देवांश की जुबानी। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज एसडी। राजस्थान कवरेज आपको वो जमीनी हकीकत बताता है जो कि आप तक नहीं पहुंच पाती। आज हमारे साथ देवांश जी बैठे हुए हैं जो कि स्टूडेंट लाइफ से लगातार समाज सेवा करते आ रहे हैं। गणतंत्र दिवस के दिन आज उनको सम्मान दिया गया शिक्षा मंत्री मदन दिलावर एवं सम्मानित जिला कलेक्टर द्वारा। तो आइए हम आज इनसे जानते हैं कि आपको कितना समय लगा समाज सेवा में और किस प्रकार से आपने लोगों की सेवा करी। आइए हम इनकी जीवनी ही जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, मेरा नाम देवांश विजय है और ये प्रेरणा जो है ये इंसान को या तो बचपन से दी जाती है या फिर उसके मन में स्थापित की जाती है बड़े बुजुर्गों द्वारा। मेरे दादाजी लेट श्री भगवान प्रकाश जी विजय वर्गीय, वो भी समाज सेवी थे। हाँ, वो सरकारी विभाग में थे, कृषि अधिकारी थे। तो उन्होंने मुझे बचपन से सिखाया कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग के अगर फॉर्मूले पे अपन चलेंगे तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको ऊपर वाला उस मुकाम तक जरूर लेके जाएगा। तो आज उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे माननीय श्री शिक्षा मंत्री जी और माननीय कलेक्टर साहब कोटा डिस्ट्रिक्ट उनने पुरस्कृत किया है। तो ये प्रेरणा मुझे अपने दादाजी से मिली है और दादाजी बचपन से सिखाते थे कि हमारे मन के अंदर वो भाव होना चाहिए जिससे दूसरों का कल्याण हो सके। अगर ईश्वर हमें इस काबिल बना रहा है तो मैं बचपन से ही स्पोर्ट्स में था, तो वहां से मुझे सबसे पहले प्रेरणा मिली अगर मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूं तो मैं उन बच्चों की मदद करूं जो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहते हैं और किसी कारणवश सरकारी एग्जाम में दौड़ वगैरह में करने में रुक जाते हैं। तो वहां से जब मेरी शुरुआत हुई, मुझे बच्चों से प्रेरणा मिली। बच्चे बड़े आकर के बोलते थे कि सर थैंक यू, आपने हमें गाइड किया। तो मुझे लगा कि सिर्फ बच्चों तक ही सीमित क्यों, बड़े बुजुर्गों तक भी इसको लेके जाते हैं। क्योंकि जब मैं बड़े बुजुर्गों से जुड़ने लगा जो किसी कारणवश अपने घर से बाहर कर दिए गए हैं या जिनको 2 वक्त की रोटी भी प्रेम पूर्वक नहीं मिल पा रही है, तो हम उनसे भी जुड़ना शुरू हुए। फिर मन में ये भावना एक समंदर का रूप ले लेती है और जब इस भावना ने एक समंदर का रूप ले लिया तो फिर हम रुके नहीं। हाँ, हालांकि ये बात है कि गुप्त रूप से करते रहे पहले, क्योंकि उस टाइम इतना सोशल मीडिया भी था नहीं। तो जब बचपन से हम करते हुए आ रहे हैं तो छोटे बच्चे, कुछ लड़कियां,
बड़े बुजुर्ग, वृद्ध, उन सबकी कहीं ना कहीं हमने सेवा की। आपके साथ टीम मेंबर कितने थे? उस टाइम पे जब हम कॉलेज में थे तब स्कूल में हम जब थे तब मेरे सारे दोस्त थे जो स्कूल में जुड़े, फिर हम सेग्रीगेट हो गए, अलग अलग हो गए, तो कॉलेज में गए, नया ग्रुप मिला, फिर वहां से जुड़े। फिर उस टाइम आप जानते होंगे कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो ग्रुप्स होते हैं वहां पे हम पवन यादव उस वक्त छात्र संघ अध्यक्ष थे, तो उनके अंडर में हम ये छोटे छोटे कार्य करते थे। वहीं से हमने शुरुआत की राजस्थान यूनिवर्सिटी की लड़कियों को एनसीसी की गाइड करना और साथ ही साथ सरकारी एग्जाम्स के लिए फिजिकल की तैयारी कराना, और वहां पे कई छोटे मोटे जो ग्रुप्स थे उनके साथ जुड़ना। जैसे कि एक बार का वाकया है, मैंने एक छोटे से बच्चे को देखा कि वो रिक्शा लेकर के बड़ा सा एक ठेला खींच रहा है, तो वहां पे मेरे को बहुत घृणा हुई उस चीज से कि ये बच्चा क्यों खींच रहा है, तो मैंने उस बच्चे की मदद की, और वहां से उसके बाद फिर मैं रुका नहीं, फिर वो चलता गया। फिर कॉलेज के बाद और नए लोग जुड़ते गए और सपोर्ट मिलता गया, लेकिन वो सब गुप्त रहा। तो करता मैं था, लेकिन कहीं लोगों का पीछे हाथ भी रहा है। 2021 में आपने दिल्ली में जब पढ़ रहे थे तब आपने वहां मदद करी, कोरोना काल भी था। देखिए क्या है ना कि 2019 में कोरोना काल शुरू हो गया था, तो 2021 में ही नहीं 2019 से ये धीरे धीरे शुरू की, क्योंकि हम भी वहां पे कॉलेज में थे। तो मदद की शुरुआत ऐसे किसी को खाना खिलाने से नहीं हुई, मदद की शुरुआत बच्चों से हुई। समाज की कैसे सेवा की हमने कि जो बच्चे दूर दूर से आकर के कमरे पे रह रहे थे, तो हमने उनकी ये मदद की कि हमने उनका सामान जो है उनके घरों तक पहुंचवाया। साथ में हमने उन बच्चों को आश्वासन दिया। मैं खुद भी कोटा का रहने वाला था, लेकिन जयपुर में पढ़ता था, तो मुझे भी लगा कि कहीं डिफिकल्ट है, तो वहां से शुरू की, फिर टाइम टू टाइम खाना पहुंचवाया। फिर जब मैं कोटा आया तो मैं और मेरे चाचा जी जो कि महेश विजय हैं, अध्यक्ष हैं अभी शहर क्षेत्र से विजयवर्गीय समाज के, तो हमने मिलकर के कार्य किया, जिसमें हम गौ सेवा, समाज सेवा, हॉस्पिटल में, एमबीएस हॉस्पिटल में भी कार्य रहता है, तो वहां पे भी कई लोगों की हमने सेवाएं दी हैं। चाचा जी के उनमें आश्रित में करके ही हमने किए। तो खाना पहुंचवाना या हिम्मत देना भी एक बहुत बड़ी बात है, तो हम खुद भी हिम्मत नहीं आ रही तो उनको भी हिम्मत मिली। वहां से फिर ये चलता गया। फिर उसके बाद आगे मैंने एजुकेशन सिस्टम में कदम रखा, तो वहां पे मुझे लगा कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो हर व्यक्ति को मिले, क्योंकि हमें जो भी सीनियर्स सिखा रहे थे वो ग्राउंड लेवल पर हम टीचर ही तो पहुंचा सकते हैं। तो सिर्फ उस चार दीवारी में जो बच्चा पढ़ रहा है उस तक ही क्यों पहुंचा रहा, जो चार दीवारी के बाद बच्चा है जिसको वो फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही है, हम उसे प्रेरणा तो दे सकते हैं, ताकि कहीं ना कहीं उसे सीखने की प्रेरणा मिले। तो वहां से फिर वो शुरू हुआ। फिर कई बच्चों को प्रेरणा दी, फिर उनमें वो ललक बढ़ी कि हाँ हम कुछ पढ़े, कुछ थोड़ा बहुत ही पढ़े, कुछ सीखे, कुछ बोलना चाहते थे बच्चे, उन्होंने बोला भी। फिर उसके बाद कहीं बच्चों की काउंसलिंग की, जैसे कि सुसाइड प्रिवेंशन में मुझे भी वो मिला हुआ है, सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि कैसे बच्चों की काउंसलिंग करके। सर आपने जो सुसाइड केस कोटा में बढ़े थे, इनको रोकने के लिए आपकी टीम ने और आपने बहुत बेहतर कार्य किया। बच्चे जो सुसाइड करने के लिए भाग रहे थे उनको रोका गया कहीं ना कहीं। ये प्रयास बहुत मुश्किल होता है, कैसे सर? देखिए सर, ये काउंसलिंग जो है गुप्त तरीके से की जाती है। जैसे कि अभी मेरे चाचा जी होप से भी जुड़े हुए हैं, तो होप संस्थान जो है एमएल अग्रवाल जी द्वारा चलाई जा रही है, तो चाचा जी से भी प्रेरणा मिली है मुझे। अगर आप जानते हैं तलवंडी में होप संस्थान है, तो उनसे मिली प्रेरणा। अब बच्चे क्या रहते हैं, अपनी आइडेंटिटी गुप्त रखना चाहते हैं, क्योंकि केसेस ही ऐसे होते हैं, तो हमने कभी इसको पब्लिश नहीं किया। लेकिन मैंने इतने बच्चों की काउंसलिंग की है, वो मेरे पास रिकॉर्ड है कि बच्चों की ऐसी ऐसी स्थिति बन जाती है कि वो उनका कुछ मन ही नहीं करता। हम कहते हैं ना बच्चे डिस्ट्रैक्टेड है, उनका डिस्ट्रैक्शन में भी मन नहीं लगता। फिर ऐसी सिचुएशन आ गई, वहां पे बच्चों की काउंसलिंग करके उन्हें उस गंभीर अवस्था से निकाल करके एक पॉजिटिव एटीट्यूड में उनको एक मानसिक संतुलन देना, ये बड़ा मुश्किल का काम था, लेकिन इसमें सफल रहे। और कहीं बच्चे जो कि हम कह नहीं सकते 9, 10, 11, 12 के, कहीं बच्चे जो 6th और 7th क्लास में ही पढ़ते हैं वो भी निराश हो गए। सर कारण क्या रहता है सुसाइड का? बच्चे एकदम से क्यों उस तरह से? सर देखिए, सुसाइड का मूल रूप जो है वो है डिस्टेंस फ्रॉम पेरेंट्स, और कहीं ना कहीं पेरेंटिंग। क्योंकि माँ बाप जो हैं वो अपेक्षाएं बहुत लगा लेते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर हम पैसा खर्च कर रहे हैं, एक माहौल दे रहे हैं, तो बच्चा कर रहा होगा। तो पैसा और माहौल ही जरूरी नहीं है, एक इमोशनल कनेक्शन भी बहुत जरूरी होता है। और इमोशनल कनेक्शन जरूरी नहीं है बच्चे और माँ बाप में ही हो। बच्चे हैं जो मन के सच्चे होते हैं, वो इमोशनल कनेक्शन किसी से भी बना सकते हैं। तो मैंने कहीं ना कहीं ये समझने की कोशिश की, मैं एक शिक्षक के रूप में ही नहीं बल्कि उनका बड़ा भाई बनूं, कभी उनका दोस्त बनूं। और जब मैंने उन्हें काउंसलिंग करके ये पाया, जो समझा कि वो कहीं ना कहीं एक कनेक्टिविटी बनाना चाहते हैं। अब हम सोचते हैं कि अगर हम पुराने हैं तो हम पुराने विचारों से बच्चों की काउंसलिंग करें, तो वो पॉसिबल नहीं है। हमें उनके साथ आज के विचारों के साथ हमें उनकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी, हैंडलिंग करना पड़ेगा। अगर हम वो बच्चे जेनजी है तो हमें कहीं ना कहीं जेनजी बन के, वो बच्चे अल्फा है तो हमें कहीं ना कहीं अल्फा बन के उनकी बात सुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, और उन्हें जवाब भी उसी सिचुएशन में देना पड़ेगा। तब वो विश्वास कर सकेंगे कि हाँ कोई हमें समझने वाला है। फिर वो हमें उनकी अवस्था बताएंगे जिस अवस्था में वो हैं, और फिर जाकर के कहीं कंक्लूजन निकलेगा। कहीं ना कहीं जिस तरह से कोटा का नाम सुसाइड केस बनने पर खराब हुआ और यहाँ पर
बच्चों का आना बंद हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कोटा में सुसाइड हो रही है या अन्य और राज्यों में भी इस तरह? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि कोटा में सुसाइड, ऐसे आप महाराष्ट्र के केसेस उठा के देखेंगे, जैसे हमारे कोटा के बड़े बड़े एजुकेशन सिस्टम में नाम है, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं यही बात की है कि कोटा को सिर्फ बदनाम किया गया है, और अगर थोड़े बहुत जो भी केसेस है उनको सॉर्ट आउट कर दिया जा रहा है बैक स्टोरी में, उस पर बहुत काम है। आप तो दिन रात इसको कवर करते हैं, इस पर बात करते हैं कि आगे जाकर के ये ना उठे। सर, जो बुजुर्ग परिवार हैं, जो अपने जिस तरह से बच्चे अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं, उनकी भी आपने कहीं ना कहीं मदद करी? सर, बुजुर्गों को खुद को मदद को जरूरत है, और जो छोटे बच्चे उनको खुद की मदद है, क्योंकि आश्रय जो है इंसान को क्या कहें, मतलब अगर इंसान के सर पे छत नहीं हो, वो बेसहारा हो जाए, तो वो कहीं का नहीं रहता है। तब अगर आप छोटी सी भी उनकी मदद करो तो उनके लिए बड़ी होती है। उनको एक आप पूरी सब्जी खिला दो, या उनको एक आश्वासन दे दो, सर्दियों में कंबल बांट दो, जैसे हमारे कोटा के कई निवासी हैं वो आए दिन इस चीज में लगे रहते हैं। हाँ, अनसंग हीरोज हैं बहुत सारे, तो ये है कि ये चलता रहता है, उनको आश्रित हमें करते रहना चाहिए, कि सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे ऐसे अनसंग हीरोज हैं जो टाइम टू टाइम करते रहते हैं। कहीं ना कहीं स्टूडेंट लाइफ में जिस तरह से पॉकेट मनी फादर आपको देते थे, आप पढ़ाई करते थे, उसके साथ साथ आपने जो समाज सेवी का काम किया वो? सर, मैं सच बताऊं ईमानदारी से, मैं उस जमाने से हूं जहाँ पे पॉकेट मनी का सिनेरियो ही नहीं था। अच्छा। हाँ, हमें कोई पॉकेट मनी जैसी चीज नहीं मिलती थी। ठीक है, ये पॉकेट मनी जो कॉन्सेप्ट है हमारे टाइम पे नहीं था, तो हमें जो था वो मिलता था कि हमने मांग लिया तो मिल गया, ऐसे आगे से कोई पॉकेट मनी दी जाती थी, और उस पैसे को हम थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके कुछ अगर कुछ लाए तो थोड़ा बहुत किसी को दे दिया, थोड़ा बहुत किसी को दे दिया। फिर उसके बाद देखो, एक्चुअल में क्या है ना, प्रैक्टिकल अगर मैं बात करूं तो पढ़ाई के साथ जो थोड़ा बहुत मैं अर्न करता था, मैं उसको यूटिलाइज करता था समाज सेवा में। मैं पिताजी से पैसे मांग करके उसको समाज सेवा में कभी नहीं लगाया, क्योंकि हम खुद एक ऐसी फैमिली परिवार से आते हैं जहाँ पे मेरे पिताजी ने खुद ने बहुत संघर्ष किया है हमें पढ़ाया, और इस काबिल जो है वो पिताजी की वजह से ही, क्योंकि मेरे दादाजी कृषि अधिकारी थे, तो उनके विचार और जो मेरे पिताजी है उनकी भावना, इन दोनों से मिलकर के मैं काम करता। तो आपने देखा कि किस प्रकार से एक परिवार से आने वाले व्यक्ति, जो कि एक छोटे परिवार में जन्म लिया, धीरे धीरे संघर्ष किया, और संघर्ष आपने देखा होगा कहाँ से कहाँ पहुंचा। लक्ष्य जो इन्हें ठाना था वो लक्ष्य पर ये मुकाम हासिल हुआ, और आज ये टीचिंग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से इनको प्रेरणा मिली अपने परिवार से, और वही प्रेरणा आज समाज में इनके हाथों से लोगों तक समाज सेवी के रूप में पहुंच रही है, और लोगों की जरूरत पूरी कर रहे हैं। तो अब हम सर से जानना चाहते हैं कि जयपुर में जिस प्रकार से सर वहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे और वहाँ पर रह रहे थे, वहाँ पर जो छोटे बच्चे थे उनको काफ़ी प्रॉब्लम थी, और वो कहीं ना कहीं उनके माँ बाप उनको कहीं ना कहीं छोड़ के चल जाते थे। तो किस कठिनाई में उन बच्चों को उन्होंने छुड़वाया और आश्रय भेजा, जहाँ पर वो पढ़ सके और उनको अच्छी जिंदगी व्यतीत कर सके? आइए जानते हैं। देखिए, मैंने आपको जैसे कि इंसिडेंट बताया, तो ये मन को झंझोड़ देने वाला जो हादसा मेरे साथ पहली बार हुआ, जहां मैंने देखा कि एक 11 साल का बच्चा और उसकी छोटी बहन के साथ, वो भी करीबन 7-8 साल की लड़की थी। आप मानेंगे कि मैंने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे उसे अपडेट कर रखा है, तो वो फोटोज मैंने अपडेट कर रखे हैं, उनसे बातचीत मैंने अपडेट कर रखी है अपनी प्रोफाइल पे। 2019 के लमसम की बात है, तो जहाँ पे वो बच्चा एक ठेले को खींच रहा है जिसके ऊपर करीब भी 30 या 40 किलो का जो कचरे गार्बेज का कट्टा है, वो छोटा सा बच्चा खींच रहा है। मैं खुद इतना ताज्जुब हो गया कि जब मेरे पिताजी मुझे पढ़ने के लिए यहाँ भेज रहे हैं और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि एक 10-11 साल का बच्चा एक ठेला खींच रहा है कचरे का, तो क्या इसकी भावना होगी, क्या इसका मन होगा। आजाद भारत में जब हम रह रहे हैं, तो आज इस वक्त 2019 कोई बहुत सदियों पुरानी बात नहीं है। 2019 एक अच्छा कुछ समय पुराना है जहाँ पे हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है। तो उस टाइम मैंने सोचा कि ये जो इंसिडेंट्स है, इस इंसिडेंट्स पे मुझे कुछ ना कुछ एक्शन लेना है। सिर्फ अभी ही नहीं, आगे भी मुझे इन चीजों पे थोड़ा वर्क करना है, जितना मैं कर सकता था। उस बच्चे की किस तरह से मदद करी, आप बता सकते हैं? मैंने उस बच्चे की जैसे कि सबसे पहले काउंसलिंग की। हर इस इंसिडेंट को आगे बढ़ाने से पहले उस इंसिडेंट में इन्वॉल्व लोगों से पहले बातचीत करना बहुत जरूरी है। तो पहले मैंने उस बच्चे की काउंसलिंग की, बातचीत की, उसको खाना वाना खिलाया, क्योंकि बच्चे अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं माइंडसेट रहता है, ये प्री गाइडेड होते हैं कहीं ना कहीं। तो पहले उसको उस माइंडसेट से बाहर लेके आना, उस बच्चे की काउंसलिंग करना,
उससे उसको खाना वाना खिलाकर उसको कंफर्टेबल फील कराना कि मैं कुछ ऐसा आगे तक बात नहीं पहुंचाने वाला, हम सिर्फ एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन। फिर वो कंफर्टेबल हुआ बच्चा, फिर उसने मुझे सारी बात बताई कि कुछ टाइम पहले जो हमारे माता पिता हैं वो लेबर क्लास में इन्वॉल्व थे और वो हमें यहाँ छोड़ गए। अब वो कहीं किसी जयपुर में ही किसी जगह पे काम करें और हम यहाँ पे ठेले चलाने गए या जो कचरा बीनने का काम ये करते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर एक बच्चे जिसको सिर्फ मैंने देखा, समाज के पास तो सभी के पास आंखें हैं, तो मैंने देखा, मैंने बातचीत की, फिर मैंने उसको नियर बाय जो चाइल्ड प्रिवेंशन एक्ट के साथ चलते हैं कि चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट के तहत जो भी 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, तो मैंने रिपोर्ट किया उसको नियर बाय थाने में, जो कि जगतपुरा का थाना था, क्योंकि उस टाइम मैं कॉलेज में था तो मुझे इतनी ही जानकारी थी। फिर मैंने नियर बाय थाना में इसको रिपोर्ट करके इनकी अगले दिन से उस एरिया में चीज रुक पाई और इनके माता पिता तक वहां पे जो भी नियर बाय थाना था उसे उन बच्चों के फोटो बता सकते हैं आप कैमरे के सामने? हाँ बिल्कुल, ये मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे है फोटोज बच्चों की, जहाँ पे ये बच्चे जो हैं अपने कम उम्र में इतना मेहनत का काम कर रहे हैं जो कि इन्हें नहीं करना चाहिए। तो यही चीज़ है कि अगर ये इंसिडेंट मैं अपनी आंखों से देख करके मेरी आत्मा झंझोड़ जाती है तो किसी की भी सर, जिस प्रकार से आज आपने सर्वश्रेष्ठ काम किया समाज में जुड़कर, अगर यही काम सरकारी लोग करते तो आज कहीं ना कहीं देश काम नहीं सर, मैं इसके साथ आपसे असहमत हूँ। सरकार अपनी जगह काम कर रही है, एक आम आदमी और आम नागरिक होने की जगह हम अपना काम करें। सरकार अपना बेहतर काम कर रही है, हम अपना बेहतर काम कर रहे हैं। सरकार को अपना काम करने देते हैं और हम थोड़ा बहुत जो भी हम सरकार के साथ आप अगर जुड़कर काम करें, आप जैसे लोग कहीं जुड़ जाए तो कैसे करें? सर, सरकार तो चाहती है लोग जुड़े। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स चलते हैं जिसमें सरकार जो है वो आमजन को जोड़ती है, सेमी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, एनजीओज होते हैं, तभी तो सरकार उस चीज़ को एनालाइज कर पाती है, तभी तो माननीय कलेक्टर साहब उस चीज़ को देखते हैं और फिर अप्रिसिएशन मिलता है। तो अगर सरकार ही इस चीज़ को प्रमोट नहीं करेगी तो आम आदमी कब तक आगे बढ़ सकेगा, क्योंकि आम आदमी को आगे अप्रिसिएशन करने का काम ही सरकार कर रही है, जैसा कि आज हुआ है। अब जाते जाते आप जो दर्शक हैं जो आपको देख रहे हैं उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं संदेश दूंगा कि 2025 के बाद मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज हुई। जो छोटे छोटे काम पहले करता था उनको मैंने और स्पीड से आगे बढ़ाने की कोशिश की। जरूरी नहीं हर चीज़ सोशल मीडिया पे आए, हम पीछे भी बहुत काम करते हैं और हमारा कोटा जो है उसमें हर एक नागरिक वो इतना ज़्यादा मन से इतना ज़्यादा रिच है कि वो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। और 2025 में माननीय दीपक सिंह सर जी हैं, उनसे मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली, उनके कई सेशंस मैंने अटेंड किए जिससे मुझे मजबूती मिली, क्योंकि एक मजबूती और बैक सपोर्ट होता है जिससे हम आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। दीपक सिंह जी भी काफी समाज सेवी उसमें जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो एक प्रेरणा है, बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत है और वो उजाला है अंधेरे में लोगों के लिए कह सकते हैं, और उनके ही अंडर में हम भी काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं सर। बस यही बात है सर। आपका शुभ नाम? और सर, मेरा शुभ नाम देवांश विजय है और अभी मैं आज मुझे पुरस्कार मिला है तो मैं बहुत आपका भी तहे दिल से आभारी हूँ कि आप आए, अपना समय निकाल रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार से एक समाज सेवी जो जुड़कर काम करके देशवासियों के साथ बच्चों को छुड़वाकर उनके एक आश्रय भिजवाया, और वहीं जहां इनको दिखा कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है तो उस जगह ये कूद पड़े। इनने ये नहीं देखा कि पीछे कौन लोग आ रहे हैं, कौन है कौन नहीं है, क्योंकि इस कार्य में कई ऐसे लोग लिप्त होते हैं, क्योंकि चाइल्ड जो बच्चे होते हैं छोटे, उनको जहाँ काम करने की जगह होती है वहाँ पर माँ बाप छोड़ जाते हैं और कहीं ना कहीं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके साथ मारा पीटी भी होती है, काफ़ी कुछ बच्चों के साथ होता है। तो ऐसी जो चीज़ें थी इन्होंने अपनी आंखों से देखी और उन बच्चों को छुड़ाकर एक अच्छे आश्रय में पहुंचाया। तो इसी प्रकार आप देखते रहें राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज़ HD, और हम आपको इसी तरह समाज सेवी से जुड़े हुए जो अच्छे अच्छे लोग हैं उनसे हम मुलाकात कराते रहेंगे।